हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गांधीयन एरा ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। मींस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी इन इंडियन नेशनलिज्म। एक बहुत बड़ा दौर इंडियन नेशनलिज्म का हमने गांधी के नेतृत्व में देखा है। दिस इज एन important topic for competition classes. This side Dr. Mamta Parekh from Podar International College. Let's start our topic, the Gandhian era of Indian nationalism or contribution of Gandhian in nationalism. First of all, we should discuss Gandhi ji's early career. गांधी जी के करियर के प्रारंभिक दिनों की चर्चा करते हैं। साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने 24 साल की उम्र में अपने करियर को शुरू किया था। उनकी जर्नी started from 1893 and active participation in 1894. Gandhi went to Durban, South Africa in 1893 for a civil suit. एक दीवानी मामले के लिए गांधी जी डरबन साउथ अफ्रीका गए थे और साउथ अफ्रीका में he was first educated Indian and first barrister in South Africa. As a Indian, गांधी जी पहले पढ़े लिखे वकील थे साउथ अफ्रीका में, इंडियंस को रिप्रेजेंट करने वाले। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं साउथ अफ्रीका में इंडियंस के बारे में। 1890 इंडियंस वर इमिग्रेटेड टू साउथ अफ्रीका एज वर्कर्स, मर्चेंट, स्पेशली मुस्लिम्स एंड एक्सडेंचर्ड लेबर. They all were facing discrimination because they were not westernized and civilized due to racial discrimination. Means साउथ अफ्रीका में जो मजदूरों के तौर पर, व्यापारी के तौर पर लोग गए थे, वो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का सामना कर रहे थे। और भेदभाव इसलिए क्योंकि वो वेस्टर्नाइज नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, सिविलाइज नहीं थे। इवन दे डोंट नो प्रॉपर इंग्लिश टू कम्युनिकेट about their own rights. So Gandhi ji provide English education to Indians in South Africa so they can protect their own rights. खुद के ही अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए गांधी जी ने हिंदुस्तानियों को, साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। एंड टू अपोज द बिल टू डिसएनफ्रेंचाइज इंडियन, जहां पर इंडियंस को वोट देने का अधिकार नहीं था, जिस कानून के तहत नो वोट कास्ट फॉर इंडियन, गांधी जी स्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड दिस ड्यूरेशन लॉन्ग फॉर 20 years. केस खत्म होने के बाद 1 साल के अग्रीमेंट पर गांधी जी डरबन गए थे। उस केस के खत्म होने के बाद गांधी जी ने कुछ महीनों के लिए इस बिल को अपोज करने के उद्देश्य से साउथ अफ्रीका में रहना स्वीकार किया, ताकि वो वहां के अपने इंडियन भाइयों को सपोर्ट कर सके। और ये टाइम ड्यूरेशन कुछ महीनों का बढ़कर 20 साल हो गया और गांधी जी लगभग 45 की एज में पहुंच गए। एंड गांधी बिकम अ वेल नोन, renowned, famous leader in South Africa. During this struggle, गांधी जी की मुख्य मांगे थी इस समय में कुछ अधिकारों की मांग, लाइक फर्स्ट क्लास ट्रेवल। हम कुछ जगह पढ़ चुके हैं, गांधी जी ने भी फर्स्ट क्लास ट्रेवलिंग करते हुए भेदभाव का सामना किया और उन्हें उस फर्स्ट क्लास के डिब्बे से धकेल कर बाहर निकाल दिया गया था। इवन साउथ अफ्रीका के होटल्स में इंडियंस को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, किसी भी तरह की समानता नहीं थी। सो गांधी डिमांडेड these rights and these are the privileged rights according to Indians. इंडियन कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें ये अधिकार मिल सकते हैं। As a result, finally Indians का ये वहम टूटा that white superiority dismantled, कि सिर्फ गोरे लोग ही सुप्रीम है, सुपीरियर है। For all these movements, Gandhi ji established Natal Indian Congress and Tolstoy Forum for Satyagrahis in South Africa. That means Satyagraha has been started in South Africa, the method of Gandhi.
After a series of negotiation between Gandhiji, C.F. Andrews, General Smuts, Harding, all the demands were accepted and finally Gandhi came back to India with his devoted followers in January 1915. This time, the Rabindranath Tagore ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी. So Gandhi ji known as Mahatma Gandhi. And the Gandhian method Satyagraha evolved. That means the devotion to the truth. We can say this is South African experiment. सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह. Gandhiji's political guru was Sri Gopal Krishna Gokhale. हिंदुस्तान आने के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम स्टैब्लिश किया. इस्टेब्लिश आश्रम इन अहमदाबाद. और एक्टिवली पार्टिसिपेशन के पहले इन द ईयर 1917 और 80 गांधी led the सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया. द फेमस प्लेसेस लाइक चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा. In the starting phase, Gandhi was cooperative to Britishers. वो अंग्रेजों के सहयोगी थे, पर उनकी भेदभावपूर्ण नीति और सिद्धांत और व्यवहारिकता में हुए अंतर को देखते हुए later on he shifted to non-cooperative behavior. यानी गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हुए. Let's come to Gandhian contribution in Indian nationalism. हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उसके पूरे डेवलपमेंट फेज को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशंस. फर्स्ट वन इज मॉडरेट नेशनलिज्म, सेकंड वन इज एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म and the third one is Gandhian era of nationalism or Gandhian contribution in Indian nationalism. So let's start the third phase of Indian National Congress. Gandhian contribution in Indian nationalism. Gandhi started 3 movements for Indian nationalism. The first one is non-cooperation movement, Asahyog Andolan. Second, civil disobedience movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन. और लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें नारा दिया गया था करो या मरो, डू और डाई. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इट्स बिटवीन 10th March 1920 to 11th Feb 1922. द फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया. The few responsible factor, कुछ उत्तरदायी कारक जिनकी वजह से इस मूवमेंट का प्रारंभ हुआ. The first one is the Rowlatt Act. The Rowlatt Act passed on March 18, 1919 and it was enforced on 21st March 1919. 10th December 1917 को एक कमेटी फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी जस्टिस सिडनी A.T. रॉलेट की अध्यक्षता में, जिसने प्रपोज किया और उसके बेस पर यह एक्ट पास हुआ. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, इज सस्पेंडेड द राइट टू हैबियस कॉर्पस. हमारा फेमस राइट बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस सस्पेंड हो जाता है और यह एक्ट कहता है किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है. इस बिल को ब्लैक बिल, काला विधेयक कहकर आलोचना की गई. मोतीलाल नेहरू ने इसे द राइट ऑफ अपील एंड लॉयर एंडेड, अपील, वकील और दलील की व्यवस्था की समाप्ति कहकर आलोचना की थी. द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. द नेक्स्ट वन इज द बिग मैसकर, जलियांवाला बाग मैसकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था. ड्यू टू इम्पोज ऑफ मार्शल लॉ बाय जनरल डायर.
एक्चुअली अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था, जिस सभा में डॉक्टर सत्यपाल और किचालू, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, उन्हें बचाने के लिए चर्चाएं की जा रही थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही थी। उसी समय मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जनरल डायर जलियांवाला बाग पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डेटा, 1000 लोगों की मौत होती है और 2000 लोग घायल हो जाते हैं। Rabindranath Tagore returned his title Sir in protest and Mr. Shankar Nair resigned for the Governor General's Council. शंकर नायर ने अपनी गवर्नर जनरल की सदस्यता त्याग दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो अंग्रेजों ने उन्हें दी थी, विरोध में छोड़ दी। In the year October 1919, the Hunter Committee was formed. हंटर कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, जिसका काम था इस हत्याकांड की जांच करना। And the next responsible factor for non-cooperation movement is खिलाफत आंदोलन, the खिलाफत movement on 14th May 1920. After the First World War, सेवर्स ट्रीटी साइन की गई थी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और टर्की के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग तुर्की के सुल्तान को धार्मिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। ब्रिटिशर्स ने इस संधि को तोड़ा। दे ब्रीच दिस ट्रीटी एंड रिवोक द प्रिविलेज राइट ऑफ टर्किश सुल्तान। इस तुर्की सुल्तान को इंडियन मुस्लिम खलीफा मानते थे, जिसके विशेषाधिकार ले लिए गए थे। अगेंस्ट these things, the Khilafat movement has been started, and the famous leader of Khilafat movement were Muhammad Ali, Shaukat Ali, and Abdul Kalam Azad. So for this cooperation movement, we have united Hindu and Muslim, क्योंकि दोनों के ही साथ ब्रिटिशर्स ने दमनात्मक नीतियों का प्रयोग किया था। So असहयोग आंदोलन शुरू होता है, जिसके मुख्य उद्देश्य बॉयकॉट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं का बहिष्कार करना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथ नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ में असहयोग करना, स्वराज्य स्थापित करना, स्टैब्लिश स्वराज्य, अवेयर इंडियन बाय एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से हिंदुस्तानियों को जागरूक करना, एंड एंड ऑफ सोशल एविल, राजनीतिक स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए जरूरी है सामाजिक दुश्मनों का खात्मा किया जाए। These are the main object of non-cooperation movement. And finally, movement has been started on March 10th, 1920. Gandhi ji started non-cooperation movement against British rule. The programs of movement were planned as negative program or positive program. The negative aspect of the program were boycott of government post and title, सरकारी पदों और उपाधियों का बहिष्कार करना, boycott of government festival, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, रेजिग्नेशन फ्रॉम नॉमिनेटेड मेंबरशिप, जितनी भी मनोनीत सदस्यताएं हिंदुस्तानियों को मिली है उन सबसे त्याग पत्र देना, बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार किया जाएगा, वोट कास्ट एंड नॉमिनेशन, मत देने के अधिकार का बॉयकॉट होगा और मनोनयन का बहिष्कार, एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड ब्रिटिश कोर्ट, अंग्रेजों द्वारा संचालित अदालतों और विदेशी माल का बहिष्कार। दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव प्रोग्राम चलाए गए, लाइक एस्टैब्लिश नेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस। जब हम सरकारी स्कूलों का बॉयकॉट करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना करेंगे।
ग्राम पंचायतों की स्थापना ताकि हम ब्रिटिश कोर्ट का बहिष्कार कर सके और ये ग्राम पंचायतें हमारे आपसी झगड़ों को सुलझा सके। प्रमोट स्वदेशी, क्योंकि हम विदेशी माल का बहिष्कार कर रहे हैं, सो वी शुड प्रमोट स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स ऐसी वस्तु का प्रयोग करेंगे जिसका प्रोडक्शन हमारे ही देश में हुआ है। एम्फेसाइज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और खादी पर वर्क किया जाएगा। ग्रेजुअली खादी बिकेम एन पिलर फॉर आवर इकोनॉमी। एन एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, हमारी आपस में जो भेदभाव है अस्पृश्यता के माध्यम से उनका अंत किया जाएगा। सो दीज आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रोग्राम्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Under these programs, Mahatma Gandhi returned his title of Kesar-e-Hind. Jamnalal Bajaj returned his title of Rai Bahadur, given by Britishers. February 1921, Duke of Connaught and Prince of Wales has been welcomed by the strike or boycott. वो इंडिया आए थे और उनका स्वागत हमने हड़तालों और बहिष्कार के साथ में किया। ये प्रोग्राम्स थे असहयोग आंदोलन के। नाउ द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसा क्या कारण रहा कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा? सो द मेन रीजन बिहाइंड द सस्पेंशन ऑफ न्यू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज चोरी चोरा इंसिडेंट। इट्स ऑन 5th February 1922, चोरी चोरा कांड। अ टाउन नियर गोरखपुर, यूपी, a police station with 23 policemen was set on fire by a mob of सत्याग्रही। सत्याग्रहियों की भीड़ ने जोश में आकर एक पुलिस स्टेशन जिसमें 22 सिपाही और एक थानेदार सहित 23 लोगों को जिंदा जला दिया। यूपी गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव चोरी चोरा नाम की जगह पर। This activity was the symbol of violence. So 11th February 1922, due to this incident, Mahatma Gandhi declared the suspension of non-cooperation movement. It declared in Bardoli Congress session. Let's discuss achievements of this movement. Unity arises in masses. आम जनता के अंदर एकता के भाव उत्पन्न हुए। Inspired for political conflict, राजनीतिक संघर्ष के लिए प्रेरित होने शुरू हुए। स्टार्टिंग ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम दोनों कौम एक साथ हो गई। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का विकास शुरू हुआ। एम्फेसाइज ऑन स्वदेशी, स्वदेशी चीजों पर जोर देना प्रारंभ हुआ। चरखा एंड खादी बिकम नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक बन गए थे हमारे चरखा और खादी। These are the achievements of आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और नए मूवमेंट के स्टार्ट होने के बीच में कुछ एक्टिविटीज हुई, लाइक स्वराज्य पार्टी। 1 जनवरी 1923 इट फॉर्म्ड बाय चित्तरंजन दास एंड पंडित मोतीलाल नेहरू, बट अनफॉर्चुनेटली एंड डिक्लाइंड इन, इसका पतन हुआ जून 95 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद। द सेकेंड वन इज साइमन कमीशन, जब इंडियंस ने नारे लगाए थे साइमन गो बैक। 8 November 1927, Simon Commission with 7 members has been formed. The president of this commission was Sir John Simon, and this commission presented its report on May 1930. साइमन कमीशन का विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था और ये साइमन कमीशन हिंदुस्तान के लिए लीगल सुझाव देने का काम करने वाला था। सो पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो फेमस हुई नेहरू रिपोर्ट के नाम से इन द 1928 10th of August, Nehru report. But during the same time, after few months, March 1929, Muhammad Ali Jinnah proposed the demand with 14 points in favor of Muslim rights.
मोहम्मद अली जिन्ना साहब को लगा कि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने मार्च 1929 में एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस आपसी मतभेद को देखते हुए फाइनली ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया और इधर महात्मा गांधी ने सेकेंड मूवमेंट स्टार्ट किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। The responsible factor for this movement were Congress ultimatum to accept Nehru report December 1928. नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अल्टीमेटम दिया उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेबर पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन इंग्लैंड in May 1929 and Ramsay MacDonald became Prime Minister of United Kingdom और उन्होंने इरविन डिक्लेरेशन करवाया। इरविन डिक्लेरेशन इट्स ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और कांग्रेस का लाहौर सेशन 1929, जिसमें 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य, एब्सोल्यूट स्वराज्य को पारित किया और साथ में घोषणा की कि अब प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट करेंगे। इलेवन कंडीशंस ऑफ गांधी इन यंग इंडिया। यंग इंडिया के एक लेख में गांधी ने अपनी 11 शर्तें प्रपोज की थी इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अगर वो ये मान लें तो हम किसी भी तरह का मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, बट ब्रिटिशर्स ने इन किसी भी तरह की मांग को एंटरटेन नहीं किया, नहीं माना। So finally, the civil disobedience movement was started on 12th March 1930. गांधी जी led a foot march, एक पैदल यात्रा की गांधी जी ने with 79 members from साबरमती आश्रम to दांडी समुद्र तट। 24 दिन और 200 मील की इस यात्रा में गांधी जी के साथ 79 सपोर्टर्स थे। And 6 April 1930, Gandhi accompaniment सत्याग्रहीज violated the salt law and started सत्याग्रह। 5 अप्रैल को गांधी जी की यह पदयात्रा समाप्त हुई और 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया और सत्याग्रह के साथ इस आंदोलन का शुभारंभ हो गया। The main objective of this movement were active professed refusal to obey certain laws, demand or command of British government. अंग्रेजी सरकार के सभी कानूनों और आदेशों का विरोध करना। टू विन पूर्ण स्वराज्य और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज्य का है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट सत्याग्रह एंड नाउ ओपन चैलेंज। हर व्यक्ति ओपनली डिसोबेड द इंग्लिश लॉज। The program for civil disobedience movement were manually made salt, नमक हम खुद बनाएंगे, adopt स्वदेशी, स्वदेशी को अपनाना, bonfire of foreign clothes, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, boycott of foreign goods, विदेशी माल का बहिष्कार, ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार, refusal to pay tax, सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सेस को रिफ्यूज करना। Every social group participated in the movement, like rich class, poor class, business class, industrial, workers, women, and every age group. And Gandhi ji arrested on 6th of May 1930. After they started civil disobedience movement, the first round table conference was organized in London 12th November 1930. इस कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया ताकि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।
बट इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इस गोलमेज सम्मेलन को बिना दूल्हे की बारात कहा जाता है। फिर हुआ गांधी इरविन पैक्ट, मार्च 1930। गांधी और इरविन के बीच समझौता, जिसके अधीन द मूवमेंट सस्पेंडेड एंड ऑल सत्याग्रहीज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, जेल से सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया जाएगा और आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। देन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया सितंबर 1931। इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो सितंबर 1931 में आयोजित की गई थी, कांग्रेस ने हिस्सा लिया। गांधी जी अटेंडेड विथ श्रीमती सरोजनी नायडू, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डज नॉट अप्रूव द डिमांड ऑफ गांधी जी, वही 11 डिमांड्स जो गांधी जी ने यंग इंडिया में पब्लिश की थी। So the second round table conference was a failure. So again movement resumed in January 1932. पुनः असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की अपील की गई और साथ ही अपील की गई पूरे नेशन से टू ज्वाइन, एंटायर नेशन टू ज्वाइन। सरदार पटेल, गांधी जी and other congressmen were arrested. And third round table conference, again Congress was not there. Then an important thing which happened on 17th August 1932, it known as Communal Award or MacDonald Award. It declared on 17th August 1932 against this Communal Award. ये अवार्ड था ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को स्थापित करने वाला। So गांधी जी commenced fast against this communal promotion. Then on 26th of September 1932, Pune Pact happened between Gandhi ji and Ambedkar at Pune jail. Let's discuss about achievements of this civil disobedience movement. असहयोग आंदोलन की उपलब्धियां क्या रही? This movement was completely seized on 7th April 1934. Indians got eager for freedom. अब बस कुछ और नहीं, सिर्फ आजादी. Power of non-violence has been proved. अहिंसा की शक्ति को प्रूव किया जा चुका था. The power of womanhood demonstrated. महिलाओं की शक्ति जिसे कोई नहीं रोक पाया, उसका भी प्रदर्शन हुआ. Small organization formed, like बच्चों ने वानर सेना बनाई, प्रभात फेरी निकलती, जिससे स्वदेशी और अपने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जाने लगा. नेशनल लेवल सेलिब्रेशंस किए जाने लगे, लाइक इंडिपेंडेंस डे, गांधी डे, फ्लैग डे, शहीद दिवस. एंड फाइनली द थर्ड मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. इट्स ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति. Due to dissatisfaction of Indian Council Act 1935, forcefully involved India in Second World War. Indians doesn't want to involve in Second World War on behalf of Britishers. 8th August 1940, अगस्त प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया. An unsuccess of Cripps Mission, 22nd March 1942. क्रिप्स मिशन की असफलता. क्रिप्स मिशन, गांधी जी ने कहा है, क्रिप्स मिशन प्लान इज पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन एन इंसॉल्वेंट बैंक. एक दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख पर लिखा गया चेक है क्रिप्स मिशन प्लान. सो क्रिप्स प्लान वाज फ्लॉप. वर्धा प्रपोजल पास्ड ऑन 14th July 1942 to start the Quit India movement. And finally Indian National Congress ने गांधी जी को इस होने वाले आंदोलन का मुखिया नियुक्त किया. एंड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 8th August 1942. 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन शुभारंभ हुआ. गांधी जी ने नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो. गांधी जी was arrested on 9th August 1942, but
द मूवमेंट कंटिन्यूड इन द सेम स्पिरिट, बट इस बार कुछ वायलेंस, हिंसक साधनों का प्रयोग भी किया जाने लगा था क्विट इंडिया मूवमेंट में। आंदोलन फेल रहा। अगर सैद्धांतिक बात की जाए, एज थियोरेटिकल एस्पेक्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज फेल। द रीजंस: फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप, ऑल लीडर वर इन प्रिजन, सभी जेल में थे। लेस रिवोल्यूशनरी वर्सेस पावर ऑफ अथॉरिटी, राज्य की शक्ति ज्यादा थी और क्रांतिकारियों की शक्ति कम। यूनानिमस विथ अदर पार्टीज, दूसरे दलों के साथ एकमतता का अभाव। लैक ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉपरेशन, सहयोग और योजनाबद्ध तरीकों की कमी थी। द मूवमेंट kept the Congress united. The best thing, after this, the British realized it would not be able to continue governing India for long. Therefore, started thinking of way to exit India in a peaceful and respectable manner. But अब इन सारे आंदोलनों के बाद अंग्रेजों को यह समझ आने लगा था कि अब बहुत लंबे समय तक वे हिंदुस्तान को गुलाम नहीं रख सकते, इसलिए जल्द से जल्द शांतिपूर्ण और सम्मानीय तरीकों से इंडिया को छोड़कर चले जाना चाहिए। Public morale and anti-British sentiment were enhanced. Complete independence at the top agenda. करो या मरो, so complete independence at the top agenda. After this movement, cabinet mission plan proposed on 24th March 1946. The Prime Minister of UK, Attlee, formulated the cabinet mission for preserving India's unity and granting independence. Finally, वो दिन आया जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने 24 मार्च 1946 को हिंदुस्तान की आजादी और उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखने के लिए एक मिशन का गठन किया, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं, बिकॉज इसमें पीएम एटली के कैबिनेट के 3 सदस्य शामिल थे। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज कैबिनेट मिशन। द मेंबर्स वर सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स एंड सर एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन प्लान was proposed on 15th May 1946. This duration, the interim government was formed in September 1946 under the interim Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, and work started on Constitutional Assembly for the Constitution of India. तो finally हिंदुस्तान के संविधान पर कार्य करने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की दिशा में कदम उठाया गया और हिंदुस्तान में उस टाइम ड्यूरेशन में जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, एक अंतरिम सरकार का निर्माण किया गया, जिसके अंतरिम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। माउंटबेटन प्लान, जिसके आधार पर हिंदुस्तान को आजादी मिली। 3 जून 1947, 3 जून 1947, this plan was proposed. On the basis of this plan, the Indian Independence Act 1947 was passed, and finally, India became an independent nation. But India was divided into 2 dominion states, India and Pakistan. पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। इसके साथ आजादी के साथ साथ हमें हिंदुस्तान का विभाजन भी स्वीकार करना पड़ा। सो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वाज पास्ड और हिंदुस्तान 15 अगस्त को आजाद हो गया। सो दिस होल अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 फेजेस: उदारवादी राष्ट्रवाद, मॉडरेट नेशनलिज्म
extremist nationalism, उग्रवादी राष्ट्रवाद, and finally Gandhian राष्ट्रवाद, the Gandhian era of nationalism, Indian nationalism. तीनों फेजेस अलग अलग तरह के साधनों से काम कर रहे थे, बट तीनों का मकसद हिंदुस्तान को आजाद कराना था. एंड फाइनली गांधी के नेतृत्व में हर आंदोलन जन आंदोलन बना, मासेस जुड़ा और हिंदुस्तान फाइनली आजाद हुआ. सो दिस होल लेक्चर इज important for your many competition exams. Now, thank you so much for this precious time from Poddar International College. This side, Dr. Mamta Parekh. Thank you so much. Have a great day.